ऐसे नेता को आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिसमें सबको साथ लेके चलने की आदत हो, सबकी आवाज बनने की आदत हो। यूं ही नहीं बन जाता जन की आवाज। नेता में सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत तो हो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर टंडन, आदरणीय डोटासरा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए। हम आपके अगले आदेश तक, आपके निर्देश तक यहां पे डटे रहेंगे। हम सबको संबोधित और मार्गदर्शित करें। आदरणीय डोटासरा साहब, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, गिरिराज के साथ स्वागत करें डोटासरा साहब। आज की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान किए गए धरने, प्रदर्शन और घेराव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वीडी कल्ला जी, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चंद्रभान जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष और हमारी राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्रीगण जो यहां पर उपस्थित हैं, तमाम विधायकगण, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी यहां पर उपस्थित कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पदाधिकारीगण, सबको पता है कि किस प्रकार से 8 साल से देश में मोदी जी और मोदी जी की सरकार जिस तानाशाही के साथ में काम कर रही है, जिस राजनीतिक दुर्भावनाओं के साथ में काम कर रही है, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनकी तरह फासिस्टवादी ताकत बनकर के काम कर रही है। जो वादे हमारे देश के लोगों से उन्होंने जब यूपीए की सरकार के समय 2014 में जब देश में आम चुनाव थे तब किए थे, उन वादों का न कोई लेखा जोखा, न कोई हिसाब किताब, और जो 8 साल में अगर मोदी और मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया है तो वो तमाम वर्गों को कष्ट देने का काम किया, किसानों के स्वाभिमान के ऊपर चोट करने का काम किया, अपने नष्ट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमे बनाने का काम किया। जबकि जो वादे उन्होंने देश के लोगों से किए थे उसके मुताबिक अगर कुछ करना था उनको, तो हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी थी, हमारे किसानों की आमदनी को दोगुना करना था। जो चाइना और पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, हमारी जमीनों पे देश की सरहद के ऊपर कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहा था, उनको जवाब देना था, देश का विकास करना था। अगर महामारी आ गई तो इससे लोगों को बचाना था। अच्छी शिक्षा लोगों को कैसे मिले, हमारे बच्चे कैसे प्रगति करें, कैसे अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे बढ़े,
कैसे देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख बची रहे, उनको और ज्यादा मजबूत करने का काम करें। कैसे गांव ढाणी में बैठा किसान जो उनके वादे के मुताबिक अपनी आमदनी दुगुनी करने की आस लगाए बैठा था, उसके लिए उनको कैसे काम में ले। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, उस संविधान के मुताबिक इस देश में सुशासन कैसे स्थापित हो, ये चीजें उनको करनी थी। उसके बजाय जो किया वो आप सबके सामने है। 70 साल का हिसाब मांगा था कांग्रेस पार्टी से, 7 साल का हिसाब दे नहीं पाए। किसान के साथ में जो अत्याचार, जो अन्याय, पहले भूमि अधिग्रहण कानून को छेड़ करके दिया, उसके बाद में अब की बार जब एनडीए 2 बनी तो उन्होंने किस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए। नोटबंदी 3 कारण बता करके की गई थी। भ्रष्टाचार समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा और फेक करेंसी जो नकली मुद्रा है वो समाप्त हो जाएगी और दोबारा हमारे देश में कोई नकली मुद्रा नहीं रहेगी। 3 कारण बताए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या ये तीनों काम हो गए? देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, देश से आतंकवाद समाप्त हो गया, क्या काला धन वापस आ गया, क्या फेक करेंसी समाप्त हो गई? कोई जवाब नहीं। क्या किसान की आमदनी दुगुनी हो गई? कोई जवाब नहीं। जहां पीने के लिए पानी नहीं है, उन राज्यों में क्या पीने के पानी की व्यवस्था की है? कोई जवाब नहीं। हमारे यहां क्या सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता कायम है? जवाब नहीं, लेकिन एक्शन है कि कैसे सामाजिक समरसता का ताना बाना जो कांग्रेस ने आजादी से लेकर के अब तक बुना, उसको समाप्त करने के ऊपर तुले गए। आज हर व्यक्ति भयभीत है, हर वर्ग भयभीत है। किसान सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम 2 बार टारगेट पे आ गए, अब तीसरी बार क्या टारगेट करने वाले हैं। जो महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि हमारे लिए कौन सी योजना मोदी जी लेकर के आए जिससे हमारी प्रगति हो, हम खुशहाल रहें, हमारे बेटी बच्चों को कैसे बच्चों को पढ़ा सकें, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकें। आज जो देश में वातावरण बनाया जा रहा है और बहुत ही खतरनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुन चुन करके विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, चुन चुन के उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आज देश का कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति मोदी जी और अमित शाह जी के जो पेगासिस सॉफ्टवेयर है उसकी नजरों से नहीं बच रहा है। एक महिला अपने पति से क्या बात कर रही है, एक नेता दूसरे नेता से क्या बात कर रहा है, एक केंद्र में बैठा हुआ मंत्री किसी से क्या बात कर रहा है, एक मुख्यमंत्री अपने लोगों से, अपनी पार्टी के नेताओं से क्या बात कर रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं। और इससे भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो मीडिया, जो देश में सबको दिखाने का काम करता है, सच को दिखाने का काम करता है,
उसके ऊपर भी अगर वो उनके मन के मुताबिक नहीं दिखाता है तो उनकी भी जासूसी पेगासस के द्वारा की जा रही है। कितना खतरनाक खेल ये लोग खेल रहे हैं, देश के लिए कितना घातक साबित होगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। जहां इनकी सरकारें हैं वहां सब कुछ ठीक है, जहां पर इनकी सरकारें नहीं है या तो सरकारें गिराओ, अगर नहीं गिरती है तो हिंदू मुस्लिम धार्मिक भावना भड़का करके वहां पर दंगे करवाओ, जिससे उनको राजनीतिक रोटियां सेकने में आसानी। राजस्थान पे हमला हुआ, सरकार गिराने का हमला हुआ, नाकामयाब हुई, षड्यंत्र हारा, लोकतंत्र जीता, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका षड्यंत्र कामयाब हो गया। महाराष्ट्र में किस प्रकार की बेईमानी की साजिश रची गई, रात को उठा करके 1 बजे 4 बजे राज्यपाल से शपथ दिलाई गई, षड्यंत्र रचा गया, लेकिन षड्यंत्र हारा, लोकतंत्र जीता और पुनः वहां पर शिवसेना और कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। किस प्रकार से कर्नाटक में सरकार गिराने का खेल खेला गया, किस प्रकार जब जब भी राज्यसभा के चुनाव जिस जिस स्टेट में हुए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, वहां पर राज्यसभा के चुनाव के लिए जितने ऊंचे हथकंडे उनको अपनाने थे उनमें उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। हद तो तब हो गई जब एक झूठे केस के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी का नोटिस भी, ये इनके षड्यंत्र की, इनकी बेईमानी की, इनके तानाशाही की, इनके अघोषित आपातकाल की पराकाष्ठा है। अगर अब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जगा तो ये आने वाला इतिहास, आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि आप लोगों ने उस वक्त अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए आज देश में चुनाव बंद हो गए, भारत से लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये पढ़ने के लिए भी कुछ सालों बाद में मिल सकता है, या आपको और हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये इसी दिशा में चल रहे हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल इतना ताकतवर है क्या कि वो मोदी को आंख दिखा सके? पहले जब दिल्ली में केजरीवाल आया था तो कुछ लोगों को लगा था कि पता नहीं मोदी को टक्कर दे देगा, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से साफ कह देना चाहता हूं कि केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने जितने घुटने इनके सामने टेके, इतना तो कोई गरीब से गरीब आदमी भी नहीं टेक सकता। आज आप बताइए दिल्ली में क्या तमाशा चल रहा है। हम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारे नेता धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लोकतंत्र में आभूषण है धरना प्रदर्शन, घेराव, अपनी बात कहना, सभाएं करना, ये तो लोकतंत्र का आभूषण है। इस आभूषण को वो बेड़ियां बनाने पे तुले हुए हैं, जो कैदियों के लिए बेड़ियां होती है, अपराधियों के लिए, खूंखार अपराधियों के लिए जो बेड़ियां होती है, वो बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। आज राहुल गांधी जी हर मुद्दे के ऊपर इस मोदी सरकार को चेताते रहे। आप नोटबंदी का मामला देख लीजिए, आप जीएसटी का मामला देख लीजिए, चाइना ने बॉर्डर पे कब्जा किया उसका मामला देख लीजिए, जो पाकिस्तान से आतंकवाद को पनाह दी जाती है उसका मामला देख लीजिए, वैश्विक महामारी आई उसका मामला देख लीजिए।
जो आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है उसके ऊपर देख लीजिए, किसानों पर अत्याचार हुए उसके ऊपर देख लीजिए, देश में विकास का पहिया रुक गया उसके ऊपर देख लीजिए, युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका कोरोना में रोजगार छीन हो गया, उस मुद्दे के ऊपर देख लीजिए। जो देश में नफरत का माहौल फैला करके जहर बोला जा रहा है उसके मुद्दे के ऊपर देख लीजिए। भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें रची जा रही है, उस मुद्दे को देख लीजिए। हर मुद्दे के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को भी आगाह किया, हम सबको एक संदेश दिया और मोदी जी की सरकार को एक चेतावनी दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उस चेतावनी को गंभीरता के साथ में नहीं लिया। और माफ करना, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के संदेश को एक तरीके से अनसुना किया, जिसका कारण है कि आज हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करने की साजिशें ये बेईमान लोग कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बन गई, बच भी गई, लेकिन इस देश के लोगों का क्या होगा अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बचेगी? तो इस देश के संविधान की धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा? सामाजिक समरसता का क्या होगा? देश के किसानों का क्या होगा? इनका राज्यपाल, इनके द्वारा नियुक्त किया हुआ इनके सबसे, अमित शाह का सबसे जिगरी दोस्त सत्यपाल मलिक कल यहां बोल के गया है कि अडानी के गोदामों को उखाड़ दो, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए कोई हो नहीं सकती, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई किसान नेता अगर ललकारता है तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, और इनमें बेईमानी और साजिश से कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कोई सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर। मैं कहना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों से, हमारे युवा साथियों से, कि जिस दिन हमने सबने बोलना शुरू कर दिया, जब हमने एक्शन चालू कर दिया, अभी डॉक्टर चंदनबान जी, प्रसादी लाल मीणा जी, तमाम लोग कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि हम सबको उठ खड़े होना होगा। अब समय आ गया है जब किसी व्यक्ति के स्वाभिमान के ऊपर आंच आती है, जब किसी व्यक्ति की इज्जत सरेआम लूटने की साजिशें रची जाती हैं, और उसके बाद में भी अगर हमारा खून नहीं खोलता है तो लानत है हमारे ऊपर कि हम लोग जिंदा कैसे इस धरती के ऊपर घूम रहे हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम सब पद लेना चाहते हैं, हम सरकारों में बड़े बड़े ओहदे लेना चाहते हैं, हम मर्जी के मुताबिक अधिकारी लगवाना चाहते हैं, और जब संघर्ष की बारी आती है तो हम एक एक दो दो अपनी गाड़ी में गनमैन के साथ बैठ करके आ जाते हैं। इस प्रकार से ये देश नहीं बचेगा। ये कांग्रेस और हमारे नेता के ऊपर हमला हुआ, और अगर हम आज भी हंसी मजाक में इस धरने प्रदर्शन को, कार्यक्रम को टाल देंगे तो मुझे माफ करना, कल हमारे गरिबान पकड़ करके हमको भी अंदर जेलों में बेइज्जत करके पहुंचा जाएगा। उस वक्त कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने इतिहास ही नहीं लिखा कि जब हमारे नेता हमारी पार्टी के प्रमुख के ऊपर हाथ उठाया, उसके गरिबान के तरफ हाथ डालने की चेष्टा की, और फिर भी हमारा खून नहीं खोला, तो माफ करना, कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपके खिलाफ कोई बात हो जाएगी, कोई पास में नहीं आएगा। ये आप सोच समझ के रखिए। इसलिए एक संदेश जाना चाहिए आज कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से ईडी का नोटिस उनको दिया गया है, अब
हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा। हमको इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम लोग जाग गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे आ गया है। जेलें भरनी पड़ेंगी तो जेलों में जाएंगे, डंडे खाने पड़ेंगे तो डंडे भी खाएंगे। जब सरकार में बैठ करके हम मलाई खा सकते हैं तो कांग्रेस के लिए, नेता के लिए डंडे नहीं खा सकते क्या? क्यों नहीं खा सकते? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी, ये कोबरे साहब हैं, कोबरे साहब। और अब इन्होंने पीवड़ा साहब का और रूप ले लिया है। कोबरा साहब डसता है, आदमी बचता नहीं है। और पीवड़ा साहब रात को जब सोता आदमी तो धीरे से उसका सांस पी के निकल जाता है। ये लोग जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेताओं की इज्जत को जिस प्रकार से बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, आप बताइए। नेशनल हेराल्ड जो अखबार आजादी की जंग में जिन लोगों ने योगदान दिया, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक ताकत देता था, उनकी आवाज बन करके लोगों के बीच में ले जाता था, वो अखबार अगर घाटे में चला गया और कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में दिखाए हुए पैसे, अपने को मिले हुए पैसे जो भारत के संविधान और कानून के मुताबिक हम ले सकते हैं, अगर उसमें 90 करोड़ रुपया उनको ट्रांसफर कर दिया, लोन दे दिया, और जब लोन चूकता नहीं हुआ तो यंग इंडिया नाम की एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसमें 1 रुपए का लाभ नहीं कमाया जा सकता, उसको अपनी इक्विटी शेयर दे दिए। और वो इक्विटी शेयर लेने वाली कंपनी का अगर सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई कांग्रेस का नेता होगा तो क्या भारत के कानून, संविधान, कंपनी एक्ट के मुताबिक क्या ये बेईमानी है, क्या ये गलती है, क्या ये गड़बड़ है? अगर आज दुबई के अंदर वहां का कानून अलाउ करता है कि हमारा कोई भी व्यक्ति जाकर के जमीन खरीद सकता है, 99 साल की लीज में ले सकता है, लेकिन वही कानून मस्कत में है कि आप लोग वहां पर 99 साल की लीज में नहीं ले सकते। वैसे ही अगर हमारे देश का कानून, हमारे देश के नियम, हमारे देश के अधिनियम और हमारे देश का संविधान अगर अलाउ करता है तो फिर अन्याय क्या कर दिया, बेईमानी क्या कर दी? जो सुब्रमण्यम स्वामी जिसने केस दायर किया, वो पूरी जांच पड़ताल के बाद में कहता है इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो मोदी जी को राजी करने के लिए ये केस किया था, भाजपा को राजी करके मैं मंत्री पद लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये मामला कर दिया। और अब मेरे समझ में आ गई कि कानून में कोई गड़बड़ भी नहीं है, इन्होंने जो लोन दिया, और मुझे भी कुछ नहीं बना रहे हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। उसके बाद में केस बच क्या गया, आप बताओ? नहीं बचा ना। तो जब कोई चीज बची नहीं और फिर भी जब कोर्ट में मामला है तो आप ऐसे ईडी नोटिस कैसे दे सकते हो? इतने जालिम, इतने तानाशाह, इतने बेईमान, इतने निरंकुश कैसे हो सकते हो? आप मनोनीत नहीं हो। आप करोड़ों करोड़ों लोग जो भारत के लोग हैं, उन्होंने मत देकर के बड़ी आशा और विश्वास के साथ में अपने हित के लिए आपको सरकार में सौंपा है, सरकार में बैठाया है। और सरकार एक ट्रस्टी के रूप में होती है, एक ट्रस्ट होती है, और मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो उनके ट्रस्टी होते हैं। उनका दायित्व होता है कि उस ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चल करके
लोक कल्याणकारी काम करें। आज क्या स्थिति आप बताइए। हरियाणा से कौन गया, किसका उम्मीदवार? भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समूह है, मीडिया चलाता है। यहां से कौन आया? एक बड़ा चैनल, मीडिया समूह। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में देश में जो नामी गिरामी चैनल हैं, 80% में अडानी, अंबानी, जो मोदी जी के मित्र हैं, उनके ज्यादातर शेयर हैं। किसी भी आम आदमी का कोई शेयर नहीं हो सकता। तो आप देखिए, इनको मिले ही यही लोग चुनाव लड़ने के लिए। और जो बेईमानी हरियाणा में हुई और कई जगह पर हुई, ये चेष्टा कर रहे थे कि राजस्थान में भी हम ये सफल प्रयोग करें, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी, इनका नाक कटा और ये न कटे लोग चुनाव का रिजल्ट सुनने से पहले ही चले गए। मैं बैठा था अंदर अभिकर्ता के रूप में। इनका एक नेता नाम नहीं लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, वो थोड़ा अभी लाइन में है मुख्यमंत्री की, में अपने आप को मानता है, वो कहेगा मेरा नाम कटा दिया। उसने कहा कि हमारा सेकंड उम्मीदवार तो 30 वोट लेगा, और लास्ट में कहा कि हमारा दूसरा उम्मीदवार तो बिना हमको धन्यवाद गुड बाय किए ही चला गया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के बेईमानी के प्रयोग ये हर स्टेट में करना चाहते हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और एकजुटता के साथ में इन बेईमानों को सबक सिखाना पड़ेगा। तब जाकर के, और देश के लोग हमारे तरफ बहुत ही आशाओं के साथ में देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में हर ढाणी में, कस्बे में, हर वार्ड में, हर बूथ में वहां पर उसका आदमी है, उसका वोटर है। बाकी पार्टियां नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में आ गई, यहां आ गई, उड़ीसा में बीजेद हो गई, वहां पर बिहार में मिलीजुली हो गई, इसी प्रकार से जो कर्नाटक है उसमें देख लीजिए आप, थोड़े थोड़े लोग हैं, कोई ज्यादा पार्टियां नहीं है। उनका काम तो भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं से फंड लेना है, उन्हीं से पैसा लेना है, तो उनका काम तो उससे पड़ेगा ही, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये हमला बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग आज ये तय करके आए हैं कि हमें कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक हमारे नेता राहुल गांधी जी बाइज्जत बाहर आकर के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं देंगे, तब तक हम हमारे घर आज जाने वाले नहीं हैं। ये सुन लीजिए। ये जो मंत्री साहिबान है, एमएलए साहिबान है, उन पे भी लागू है भाई। मैं भी एमएलए हूं, मेरे पे भी लागू है। ये सब के ऊपर लागू है। और अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो आप देखना 24 घंटे के अंदर हम इस राज्य की तमाम जेलों को भर देंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना घर बार छोड़ करके जेलों के अंदर आ जाएगा, और सरकार चाहे हमारी हो, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अपने इंतजामात जेलों के अंदर कर लीजिए। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आपकी जेलों को भरने के लिए आ रहा है। अगर हमारे नेता वापस नहीं आए, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये पूरी तरीके से तय है, इसमें कोई शक सुबह है ही नहीं। अभी थोड़ी देर में हम तय कर लेते हैं, आप 10-15 मिनट बैठिए कि हमको आगे का प्लान किस प्रकार से लेना है। क्या हमें दिल्ली से मुख्यमंत्री जी भी हिरासत में हैं,
तमाम नेता हिरासत में हैं। हम सब लोग अभी तय करेंगे कि जो प्रसादी लाल जी और गुड्डा साहब कह रहे थे उस काम की ओर बढ़ना है या जेलों में चलना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम लोग तय कर लेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम एक बार हमारे आला नेतृत्व से और मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लोग बात कर लें। 10-15 मिनट का समय है, काफी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, सारी बातें आ चुकी हैं। अब इस भाषणों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे करके, ज्यादा जारी नहीं रख करके हमें बोलने से ज्यादा एक्शन के ऊपर काम करना है। अब हमारा एक्शन होगा। अभी थोड़ी देर में बात करके मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब लोग आराम से बैठे रहें। व्यवस्था करने वाले तूनवाल जी और पीसीसी के लोग पानी वानी की व्यवस्था कर दें। और अगर हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो मां कसम एक भी कार्यकर्ता नहीं जाना चाहिए और न जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। हम घर नहीं जाने वाले। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। अरे इनकी निर्लज्जता देखो। एक 75 साल की महिला जो इस देश में त्याग की मूर्ति है, उदाहरण है, देश के प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और वो महिला तो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके स्वास्थ्य के बारे में इनको चिंता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, जिनकी दादी शहीद हो गई। अब आप बताइए ऐसे लोगों में, अरे तो इनमें हिम्मत कहां थी गिरफ्तार करने की? ये हमें मन से कहा था ना, किसी की औकात है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम तो जब तक दिल्ली से बात नहीं कर लेते तब तक एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहां से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके बाद में इनको लगा कि अब लोग बात राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके हमारा 2024 में तख्ता पलटेंगे, तो अपने तख्ता बचाने के लिए ये इस तरीके की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन इनकी साजिशें चलने वाली नहीं है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी खरा सोना है, वो आग में तप के और ज्यादा निखरता के साथ में निखर करके निकले। आज आपने धरना खत्म कर दिया, दोबारा बुलाया गया है राहुल गांधी को, तो दोबारा बुलाएंगे, दोबारा देंगे, इससे बड़ा देंगे, जिलों में देंगे, ब्लॉक में देंगे, गांव ढाणी में देंगे, पूरे देश में देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं। इनसे कौन डरने वाला है? मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया आज। बिल्कुल, वो तो अब हिरासत में लिया, जब वहां नहीं जाना देना चाहते, पैदल मार्च नहीं करने देना चाहते, तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सीनियर, उसको भी आप गिरफ्तार कर रहे हो। क्यों नहीं जाने दिया लोगों को? पैदल मार्च क्यों नहीं करने दिया? हमने क्या कर लिया आप बताइए? ईडी कार्यालय के सामने से आए, हमने कौन सी कोई गड़बड़ बात की है? कौन सा हमने कोई उनके ऊपर हमला बोला है? तो अगर वो जाते तो वो भी कांग्रेस के नेता जा सकते थे, लेकिन ये इनके चोर के पैर नहीं होते। एक आज आपने महत्वपूर्ण बात की कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये कोबरा सांप और पीवड़ा सांप बन गई है। हाँ बिल्कुल, देखो ना, आप डस रहे हैं। आरएसएस पता नहीं लगने देता है कब किसका सांस पी लिया, कब किसको खत्म कर दिया, कैसे जहर फैला रहे हैं देश में, आग बरसा रहे हैं ये लोग बाग, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। तो इनसे बेईमान लोग कोई इस धरती पे है नहीं भाई। एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दो गनमैनों के साथ आ जाते हैं लोग, ये भी आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पूरी मजबूती के साथ। अरे भाई पूरी मजबूती से आएंगे, आए हैं, आगे भी आएंगे, आगे भी आएंगे। सर 1 घंटे का हमको तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, हमारे लोगों में जोश भरना है कि हमारे नेता के गरिबान की तरफ इन्होंने देखा है। नजर करते ही हम लोगों को ये चाहिए कि हम
टूट के पड़े उनके ऊपर कि आइए कौन है तुम में कार्यकर्ताओं से। से क्या आह्वान किया आपने? कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अब समय आ गया है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आरएसएस का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। अब हमको दुगुनी ताकत के साथ में खड़ा होना है और 2024 में इनका तख्ता पलट करना है। दोबारा नोटिस दिया जाता है हमारा तैयार है, राहुल जी भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। यही घोड़े यही मैदान देख लेंगे किसमें कितना दम है। सोनिया जी को भी दे रखा है, उनको भी बुला रखा है। हाँ, कौन मना करा, हॉस्पिटल में मिल जाओ ना। इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती तो ये कहते कि जब आपकी माताजी और सोनिया गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है जिन्होंने 50 साल इस देश में शासन किया है, जिस पार्टी ने, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपीए की चेयरपर्सन है, वो ठीक हो जाती फिर बुला लेते। नहीं, उनकी समन की तारीख अलग है, 23 तारीख के आसपास। नहीं तो उनको राहुल गांधी जी को उसके सेवा के लिए भी कह सकते थे ना। ये इनमें नैतिकता नाम की चीज है नहीं भाई, ये बेईमान लोग हैं। इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट